एक रास्ते पे 2 आदमी राजसी कपड़ों में, 4 सैनिक और 2 मजदूर बांस में एक पोटली में कुछ लपेट के लटका के कहीं लेके जा रहे हैं। उनमें से एक आदमी ने कहा, जल्दी जल्दी चलो, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, हमें जल्दी से जल्दी उस मंदिर के पास पहुंचना है और किसी भी बात पे ध्यान मत देना। तुम्हारे महाराज को तुम्हारी आज आवश्यकता है, हमें हमारा धर्म निभाना ही है आज। मधुपुर के राजा भीषण राय अपने मंत्री अर्कानंद बसु के साथ रात के सन्नाटे में कहीं जा रहे हैं। उनके साथ उनके 4 सिपाही हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए हैं और साथ में 2 नौकर हैं जो एक बांस पे एक बड़ी सी पोटली में कुछ लेके आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं। शाम का समय है। आमतौर पे राजा भीषण राय जब भी कहीं निकलते हैं तो बड़े तामझाम के साथ निकलते हैं, एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ, और साथ में अन्य भी कई लोग होते हैं। कहीं पहुंचने से पहले ही उनके घोड़ों और हाथी की टाप से ही पता चल जाता है उनके आने का। पर आज वो दिन नहीं है। आज जैसे छुप छुप के ही वो लोग कहीं चलते जा रहे हैं, जैसे कि वो चाहते ना हो कि वो कहाँ जा रहे हैं किसी को पता चले। वो लोग वैसे ही उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं। तभी उस पोटली में थोड़ी हलचल हुई। ये देख के दोनों मजदूर बहुत घबरा गए। डरो मत, मैंने कहा था ना, डरो मत, कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब तक मैं साथ हूं कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। तुम बस चुपचाप चलते रहो, हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है। 7 साल पहले सन 1530 का समय है। पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमा के पास एक छोटी सी रियासत है मधुपुर। रियासत छोटी है लेकिन कुशल है। अपने आलीशान महल के अपने दरबार में राजा भीषण राय बैठे हुए हैं। इनके साथ इनके मुख्यमंत्री अर्कानंद बसु भी हैं। भीषण राय बड़े प्रतापी राजा हैं और उनकी ख्याति आसपास के राज्यों में फैली हुई है। सबको पता है कि भीषण राय बड़े बहादुर हैं और जोश के साथ संयम भी रखते हैं। आंखों से तेज बरसता है और यहाँ न्याय होता है और अपने राज्य के प्रति अपने धर्म को बेहद अच्छे से निभाते हैं ये। पर 35 की उम्र निकल जाने के बाद भी अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। अपने पिता को कम उम्र में खो देने के बाद राज्य को संभालते संभालते समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। पर अब इनकी शादी की बात चलने लगी है और एक अच्छी लड़की या शायद किसी राजकुमारी की इन्हें तलाश है। मधुपुर से दूर उड़ीसा की सीमा के पास एक और रियासत है कुंडी। यहाँ के राजा मधुसूदन दास हैं। इनका राज्य भी बहुत दूर तक फैला हुआ है। इनके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है इन्हें तो बस अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की और साथ ही एक ऐसे रिश्ते की जिससे इनका राज्य और भी प्रभावशाली हो सके और गठबंधन से दोनों राज्यों को फायदा हो। इनकी एक ही बेटी है जो अब विवाह के लायक हो गई है, शर्मिष्ठा। देखने में बेहद खूबसूरत और चहचहाती, हंसती खेलती। इनकी खूबसूरती के चर्चे आजकल के कई लोगों ने सुन रखे हैं, पर ये उन बातों से अनजान है और अपनी ही दुनिया में रहती है। इनके पिता मधुसूदन दास ने इन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। शर्मिष्ठा पूरी तरह से खुश है और इसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है सिवाय एक चीज के। मधुसूदन दास शर्मिष्ठा को कहीं आने जाने नहीं देते और फिर अन्य लड़कियों की तरह कहीं घूमने या खेलने नहीं जाने देते। लगभग सारा ही जीवन इसका महल में ही बीत गया है। राजा दास को शर्मिष्ठा की चिंता लगी रहती है और उन्हें अपनी बेटी को शत्रुओं से बचा के रखना है, कम से कम तब तक जब तक उसका विवाह ना हो जाए। उसके बाद वो अपने पति की अमानत होगी और उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। एक दिन शर्मिष्ठा महल में अपनी सहेली के साथ बैठी हुई थी, पर आज हर दिन की तरह उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी। आज थोड़ी उदास लग रही थी। उसकी सहेली ने उसकी उदासी भांप ली और पूछा, क्या हुआ शर्मिष्ठा, आज ये चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? कुछ नहीं कुहेली, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अरे बता ना, मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? इस पे शर्मिष्ठा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं सोच रही हूँ, पिताजी मेरी शादी की बात कर रहे हैं। कुछ ही दिन में मेरा विवाह हो जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
पर अभी तक मैंने हमारा राज्य भी अच्छे से नहीं देखा है। कहीं भी घूमने भी नहीं गई, हमेशा महल के अंदर ही रहती हूँ। जाने से पहले मुझे हमारा राज्य अच्छे से देखना है, वो भी बिना सैनिकों को साथ लिए हुए। फिर शर्मिष्ठा के मन में अचानक से कोई बात आई और उसने कुहेली से कहा, कुहेली सुनना, तुम मुझे घुमाएगी क्या अपने साथ? तुझे तो हर जगह पता है ना यहाँ की। ना बाबा ना, तेरे पिताजी को पता चला तो मुझे बहुत घोर दंड देंगे वो। अरे नहीं पता चलेगा, उसका उपाय है मेरे पास, हम जल्दी लौट आएंगे। कुहेली ने फिर थोड़ा सोचा और हाँ कर दिया, पर अभी भी उसके मन में डर था। अगले दिन मधुसूदन दास पास के राज गए हुए थे। शर्मिष्ठा को यही मौका सही लगा। शर्मिष्ठा ने सबको बता दिया कि उसकी तबीयत आज खराब है और उसे बस आराम करना है, तो कोई उसके विश्राम में बाधा ना बने, और इसी वजह से कोई उसके कक्ष में गया नहीं। इधर शर्मिष्ठा अपने बिस्तर पे तकिया और चादर डाल के महल से बाहर आ चुकी थी। धीरे धीरे वो दोनों राज्य के अंदर चली गई। दिन भर उन्होंने राज्य के कई जगहों में भ्रमण किया। नदी, नाले, तालाब, पेड़, पहाड़, खुले मैदान, लगभग हर चीज देखी, पर इन सब में उन्हें समय का पता ही नहीं चला। दोनों बहुत थक गई थी और शाम भी होने वाली थी। वो दोनों फिर जंगल के रास्ते से ही वापस लौटने लगी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से शर्मिष्ठा ने एक पुराना मंदिर देखा। लगभग खंडहर ही था वो। इस वक्त शाम होने ही वाली थी और जंगल में और भी जल्दी अंधेरा होने लगा था। हर ओर सन्नाटा छा चुका था। चिड़ियों की आवाज भी कम हो चुकी थी। उस खंडहर के आसपास झाड़ियां थी। शर्मिष्ठा को उस मंदिर के पास से एक अजीब सा खिंचाव हो रहा था। वो जैसे वहीं ठहर गई। कुहेली कुछ दूर आगे निकल गई थी। जब उसने शर्मिष्ठा को अपने पास में नहीं देखा तो वो वापस आई और उसने कहा, अरे शर्मिष्ठा, यहाँ क्या कर रही है? यहाँ हमें एकदम नहीं रुकना चाहिए, जल्दी चल यहाँ से। पर क्यों? देखना कितना सुंदर मंदिर है, बहुत प्राचीन भी लग रहा है। हमें पता ही नहीं था हमारे राज्य में ये भी है, वो भी इतने अंदर जंगल के। हाँ, पर हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। हमारे पिताजी हमें भी यहाँ आने नहीं देते, खासकर शाम होने के बाद तो यहाँ आने से एकदम मना करते हैं। उन्हें पता चला तो मुझे भी दंड मिलेगा। पर क्यों? उनका कहना है कि इस मंदिर में एक साये का वास है, किसी प्रेत आत्मा का, जो लोगों को अपना शिकार बनाता है। चल चल, जल्दी यहाँ से चल। शर्मिष्ठा ने फिर सारी बात सुनी और वहां से जाने लगी, पर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम लेके बुलाया हो। शर्मिष्ठा। अब क्या हुआ? चलना। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बुलाया है। किसी ने नहीं बुलाया है, अब जल्दी चल यहाँ से। उसके बाद दोनों वहां से महल की ओर निकल पड़ी। शर्मिष्ठा अपने महल में पहुंच गई, पर उस दिन के बाद वो जैसे थोड़ी थोड़ी सहमी सहमी से रहने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके महल में कोई साया घूमता रहता है, जो उसे देखता रहता है। शर्मिष्ठा अब किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। कुहेली ने एक दिन पूछा, शर्मिष्ठा, क्या हुआ है तुझे? आजकल इतनी सहमी सहमी से क्यों रहती है? बता ना, क्या हुआ है? उस दिन के बाद से मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देखते रहता है, जैसे वही साया मेरे आसपास भटकता है, जैसे वो मुझे छूने की कोशिश करता है। मुझे बहुत डर लगता है कुहेली, मुझे बहुत घबराहट होती है। कुहेली ने शर्मिष्ठा की बात सुनी, पर उस बात को मजाक में उड़ा दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, तूने मेरी बात को ज्यादा ही गौर से सुन लिया, दिल पे ले लिया। आराम कर, ऐसा कुछ नहीं होता। शर्मिष्ठा ने कुहेली की बात सुनी और सोने चली गई। पर अगले दिन कुहेली की लाश एक कुएं के अंदर गिरी हुई मिली। उसके गले पे नीले निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला दबा के उसे कुएं में फेंक दिया हो। शर्मिष्ठा उस दिन और ज्यादा उदास थी। उस रात को जब वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी, तभी अचानक से उसे एक जोरदार हंसी सुनाई दी, एक शैतानी हंसी। उसे आईने में अपने पीछे एक बेहद खौफनाक, हवा में लहराती हुई परछाई दिखाई दी। शर्मिष्ठा जोर से चिल्लाई और अपने पिता के पास भाग आई।
हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? पिताजी, पिताजी, मुझे लगता है मेरे पीछे एक शैतान पड़ गया है जो मुझे छूना चाहता है और मेरा फायदा उठाने की कोशिश करता है। ये क्या कह रही हो बेटी? ऐसा कुछ नहीं होता। लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ है। ये सब शैतान इतना कह के वो एकदम से रुक गए। उन्होंने तभी शर्मिष्ठा के पीछे लहराती हुई एक परछाई देखी। वो देख के उनकी भी चीख निकल गई। वो साया फिर वहीं एक हंसी के साथ वहां से गायब हो गया। मधुसूदन दास को सारी बात का पता चल गया था। अगले ही दिन उन्होंने शर्मिष्ठा का रिश्ता भीषण राय के साथ तय कर दिया और बड़ी धूमधाम के साथ भीषण राय के साथ शर्मिष्ठा का विवाह संपन्न हुआ। मधुसूदन दास ने एक चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि अब विवाह के बाद शर्मिष्ठा उस जगह से दूर चली जाएगी और उस साये से भी शर्मिष्ठा का पीछा छूट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ? क्या फिर वो ठीक हो गई? और भीषण राय फिर अपने सैनिकों के साथ कहाँ जा रहे थे? और भीषण राय का क्या हुआ? और उसका इस बात से क्या रिश्ता है? आज 1990 का दिन है। कुछ लोग एक आदमी के पास बैठ के कुछ सवाल कर रहे थे। एक खाली जमीन के आसपास कुछ पेड़ हैं और कुछ लोग हाथ में कुल्हाड़ी फावड़ा लिए ट्रेन की पटरी से कुछ दूर पे बैठे हुए हैं। रात हो चुकी है लेकिन चांद की रोशनी लगभग हर जगह पड़ रही है। सब लोगों के चेहरे पे एक सवाल है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पार्ट? ये इस वेब सीरीज के चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट है।